हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड लैमार्किज्म सीखने वाले हैं फ्रॉम द लेसन हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, द क्लास 10th एसएससी। प्रीवियस क्लास में हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़े हैं। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड लैमार्किज्म। तो स्टार्ट करते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ये जो साइंटिस्ट है, ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी लिखी है इवोल्यूशन की। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बेस्ड है अपॉन the organisms which are selected by nature and those organisms which are not selected by nature, they are perished. तो इसमें डार्विन्स ने ऑल जो भी स्पेसिस को उन्होंने पढ़ा है या फिर जो भी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, एनिमल स्पेसिस, प्लांट स्पेसिस, तो वो जो ऑब्जर्वेशंस है वो ओरिजिन ऑफ स्पेसिस इस बुक में पब्लिश किए गए हैं। ये बुक पब्लिश किया था, तो उसमें न्यूमरस स्पेसिस को उन्होंने स्टडी किया था, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस को, और उसके ऑब्जर्वेशन जो है वो उसमें नोट किए हैं। तो इन्होंने इस स्टडी से या इस थ्योरी से ये दिखाया है कि बहुत सारे स्पेसिस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इवॉल्व होते हैं, तो इनमें ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और ये जो न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन होता है वो एंसेस्टर से होता है। और इन्होंने ये बताया है ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस इवोल्यूशन। जो भी इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, ऐसा इस थ्योरी में डार्विन ने बताया है। तो जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इस बुक में न्यूमरस स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इसके बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे इस बुक में देखने के लिए मिलते हैं। तो जब ये कंसेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन की तो डार्विन ने ये कहा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं प्रोलिफिकली। तो इसका मीनिंग क्या है? तो कौन सा भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की जब प्रोसेस करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है? तो रिप्रोडक्शन जिसमें हम स्पेसिस को कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? हम स्पेसिस को कंटिन्यू करते हैं। कौन सा भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है? अपने स्पेसिस को कंटिन्यू करता है, अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है लिविंग वर्ल्ड में, तो इसमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपटीशन करता है। ये कंपटीशन क्यों होती है? तो हर एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे सस्टेन करना है, खुद को सस्टेन करना है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। अब इसमें नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है? तो जो ऑर्गेनिज्म जैसे भी इन्वायरमेंट है, तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो खुद को या खुद के बॉडी में मॉडिफिकेशंस लाता है, वो हो सकता है मॉडिफिकेशन बिहेवियरल चेंजेस या फिर कुछ बॉडी के ऑर्गन्स या बॉडी में चेंजेस। तो ये जो है वो मॉडिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म लाता है, जिस ऑर्गेनिज्म में ये होता है, तो
वही ऑर्गेनिज्म इस कंपटीशन को विन कर सकता है, और जो नहीं करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पेरिश हो जाएगा, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है इसमें क्या दिया है, तो नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट टू लिव एंड रेस्ट आर पेरिश। तो जहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स खुद के जैसे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो डॉग जो होगा वो बर्थ देगा पपीज को, ऐसे ह्यूमन बेबी को। तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से अपना न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन करके अपने जैसे ओन कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के, तो अपने जैसे जो स्पेसिस हैं उनका जो नंबर है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है इसमें यही दिया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म इस नेचर में फिट कर सकते हैं खुद को, वही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहने वाले हैं, और वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके इनका नंबर जो है वो इंक्रीज करने वाले हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स इस सराउंडिंग में, इस इन्वायरमेंट में खुद को वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, चेंजेस नहीं करते, वहाँ पे अडाप्ट अगर नहीं होते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये जो डार्विन्स की थ्योरी है वो वाइडली एक्सेप्ट की गई है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बट यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी इस थ्योरी के ऊपर दिए गए हैं। तो इसमें से कुछ मेन ऑब्जेक्शंस है, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ये बहुत करेक्ट है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन यही एक प्रोसेस नहीं होगी कि जिसकी वजह से कौन से भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट वन दिया है, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। ये तो डार्विन ने बताया है कि जैसे ही नेचर में उसको सिलेक्ट होना है या फिर नंबर ऑफ स्पेसिस खुद के इंक्रीज करने हैं, तो वो क्या करेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आएंगे अपने बॉडी में। बट यहाँ पे डार्विन ने ऐसा कौन सा भी मॉडिफिकेशन नहीं दिया है कि जो यूजफुल है या फिर यूजलेस है। एंड थर्ड वन ऑब्जेक्शन इज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। जो भी चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इवोल्यूशन के टाइम पे, तो कुछ चेंजेस अगर स्लो है, बहुत ही धीरे से वो प्रोसेस हो रही है इवोल्यूशन की या मॉडिफिकेशन की, या फिर कुछ चेंजेस ऐसे कि जो सडनली हो गए, तो इसके बारे में कौन सा भी एक्सप्लेनेशन डार्विन ने नहीं दिया हुआ है। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्शंस है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं इस थ्योरी के ऊपर। बट जो भी डार्विन ने वर्क किया है इवोल्यूशन की प्रोसेस में या इवोल्यूशन की जो स्टडी है उसमें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है। तो ये है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लामार्किज्म का। तो लामार्किज्म जो है उनका फुल नेम है जीन बैप्टिस्ट लामार्क। अब ये जो है ये इन्होंने एक बहुत ही सिंपल एक प्रिंसिपल बताया है इवोल्यूशन के पीछे, वो है यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये लामार्किज्म लिखा गया है। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये कहा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स में प्लांट स्पेसीज हो या फिर वो एनिमल स्पेसीज हो, तो इसमें जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उसके लाइफ स्पैन में, तो वो चेंजेस ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और ये कंटिन्यू हो जाता है सब्सिक्वेंट जो भी जनरेशन्स आगे के आएंगे उसमें। तो ये जो लामार्किज्म है वो टोटली बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर। अब इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या है, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में जो भी ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटीज़ है या फिर ऑर्गेनिज्म का जो भी लेजीनेस है, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है
मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब एक्टिविटीज़ या फिर जो भी लेजीनेस है उस ऑर्गेनिज्म का, तो उसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं इस लैमार्किज्म को समझने के लिए। जैसे कि पहले एग्जाम्पल मैंने लिया है जिराफ का, तो इसको अगर हम पहचानते हैं तो ये लॉन्ग नेक का एनिमल है। लॉन्गेस्ट नेक जिस एनिमल की है वो है जिराफ। अब लामार्किज्म ने क्या बताया है या लामार्क ने क्या बताया इसमें, तो जिराफ का एग्जाम्पल अगर लिया है स्टडी के लिए तो उसने ये बताया कि जिराफ की जो नेक थी वो इतनी लॉन्ग पहले नहीं थी। जैसे ही लीव्स के जो प्लांट्स के जो लीव्स है वो खाने के लिए जैसे वो स्ट्रेच करने लगा नेक को, वैसे उसकी नेक जो है वो क्या हो गई, लॉन्ग बनती गई। उसकी जो नेक है वो क्या हो गई, लॉन्ग बनती गई। और ये बाद में एक्सटेंड होने के बाद ये सिमिलरली क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ। ये एक एग्जाम्पल दिया है उसने। इसके बाद आयन स्मिथ। अब आयन स्मिथ क्या करता है, वो कंटिन्यूसली हैमरिंग करता है आयरन के इस पे। इसकी वजह से इसके जो शोल्डर्स हैं, आयन स्मिथ के अगर हम शोल्डर्स देखते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली हैमरिंग करता है, हैमरिंग की मूवमेंट होती है, इसकी वजह से उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग बनते हैं। ये था सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल ये है ऑस्ट्रिच एंड ईमू। तो ये पता है हमें ये बर्ड है बट जो कि फ्लाइंग नहीं करते हैं। तो इनमें विंग्स प्रेजेंट है बट विंग्स को ये यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, ये विग बन गए हैं और इनका अब कुछ भी यूज़ नहीं है फॉर द प्रोसेस ऑफ, मतलब जो बर्ड्स का जो कैरेक्टर होता है कि वो एरियल लाइफ जीते हैं जिनमें विंग्स के हेल्प से वो क्या करते हैं, फ्लाइंग की प्रोसेस करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये यूज़फुल नहीं है क्योंकि इसको इन्होंने यूज़ नहीं किया है। तो ये एक्टिविटी रिलेटेड हो गई लेजनेस से। और यहाँ पे जो दो एक्टिविटी हमने पहले पढ़े वो है एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वन जो दिया है वो है डक एंड स्वान का एग्जाम्पल। अगर वो वाटर में उनको वॉक करना है तो वो क्या करते हैं, अपने लेग्स को यूज़ करते हैं। तो ये बन गई इनकी एक्टिविटी, ये यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से वो यूज़ में आ रहा है ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गन। और जो नेक्स्ट वन है वो स्नेक का एग्जाम्पल दिया है कि इसकी जो हैबिट है वो बरोइंग हैबिट है, जो कि होल्स में रहते हैं। तो इसकी वजह से इनके जो लेग्स है वो क्या हो गए हैं, यहाँ से डिजनरेट हो गए हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देख के लैमार्क ने ये बताया है कि जो भी इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है वो बेस्ड है ऑन द यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब जो डेवलपमेंट हो गई है ऑर्गन्स की, या ये डेवलपमेंट जो है वो बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, या फिर जो भी डिजनरेशन हो गया है वो ड्यू टू नो यूज ऑफ ऑल दोज ऑर्गन्स। तो ये जो लामार्क ने बताया ये एक्सेप्ट किया गया, बट ये जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तो ये रिजेक्ट किया गया, क्योंकि जो भी लाइफ स्पैन में, जो ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में जो भी उसके बॉडी में चेंजेस हो गए तो वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो थ्योरी है वो क्या की गई है, डिस्प्रूव की गई है। तो जो कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म इसके लाइफ स्पैन में कुछ चेंजेस लेके आता है, मॉडिफिकेशन लेके आता है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में अगर पास हो जाते तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। बट यहाँ पे उस लाइफ स्पैन के लिए बस उस ऑर्गेनिज्म में ये मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिले। तो इसकी वजह से इसकी जो थ्योरी है वो डिस्प्रूव की गई है। तो लैमार्किज्म में जो भी बताया गया है, जो भी प्रिंसिपल उसने यूज़ किया है, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, तो ये वाइडली एक्सेप्ट किया गया था बट बाद में डिस्प्रूव किया गया है। तो यहाँ पे हमने ये दो कंसेप्ट सीखे आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेसिएशन मीन्स व्हाट, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज
ह्यूमन इवोल्यूशन ये हम पढ़ेंगे कल के क्लास में। स्पेसिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे।